दोस्तों नमस्कार। कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह है क्लास नंबर 9 और आज शुरू हो रहा है नया चैप्टर का नाम है हार्डवेयर। मैं हूं आपका संभव जैन और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉपिक नंबर 3 हार्डवेयर का है और वो सवाल है परिधीय उपकरण को लेके। अब इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या होता है। इसको कहते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइस लिखवा दिया साहब, ठीक है। तो पेरीफेरल डिवाइस के लिए पूछा गया है कि कौन सा इनमें से परिधीय उपकरण नहीं है, यानी पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पेरीफेरल डिवाइस यानी परिधीय उपकरण क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा डिवाइस जो सीपीयू में हो, मतलब सीपीयू के अंदर, सीपीयू में नहीं हो, सॉरी सीपीयू का जो हिस्सा नहीं होता, सीपीयू का हिस्सा नहीं होगा वो, मतलब सीपीयू के अंदर नहीं होगा वो, उसको कहते हैं परिधीय उपकरण। ऐसा कोई भी डिवाइस, जैसे मान लो माउस है, तो माउस हमारा सीपीयू के अंदर होता है कि बाहर होता है? माउस तो बाहर होता है ना, तो ये माउस कैसा हो जाएगा? एक परिधीय उपकरण हो जाएगा। लेकिन पूछा तो नहीं है। ऐसे स्कैनर होता है, ये भी सीपीयू का हिस्सा नहीं होता, सीपीयू से बाहर होता है। ऐसे मुद्रक मतलब प्रिंटर, प्रिंटर कहेंगे इसको, थोड़ा हिंदी में लिख गया है। प्रिंटर भी सीपीयू का हिस्सा नहीं होता, सीपीयू से बाहर होता है। तो माउस, स्कैनर और मुद्रक, ये तीनों के तीनों पेरीफेरल डिवाइस हो गए। लेकिन मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू के अंदर होता है। मदरबोर्ड आप जानते होंगे सीपीयू के अंदर लगा होता है, इसलिए ये सीपीयू का हिस्सा जो है सीपीयू का हिस्सा माना जाता है। माना जाता है इसका मतलब है कि ये एक पेरीफेरल डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर हो, मतलब अंदर हो गया। और ऐसी चीज़ें इसमें नहीं पूछा था ना, इसलिए उल्टा हो रहा है ये। ठीक है साहब। कुल मिला के आपको ये समझना है कि परिधीय उपकरण का मतलब होता है कि जो सीपीयू के बाहर हों, वो होते हैं परिधीय उपकरण। जैसे माउस बाहर होता है, स्कैनर बाहर होता है, मुद्रक बाहर होता है, तीनों, प्रिंटर भी बाहर होता है। ये तीनों चीज़ें बाहर हैं, ये अंदर होती है। जो चीज़ सीपीयू के अंदर है वो होती है पेरीफेरल उपकरण यानी परिधीय उपकरण। नहीं पूछा था, इसलिए आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल ये है कोर टू डुओ। कोर टू डुओ किससे संबंधित होता है? तो कोर टू डुओ को, ये ना एक तरीके से ये प्रोसेसर होता है। ये क्या होता है? एक प्रोसेसर। और डुओ का मतलब होता है डबल, डुअल प्रोसेसर है, डुअल प्रोसेसर है ये। और ये बनाया था इंटेल कंपनी ने। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने। तो इंटेल कंपनी का ये डबल प्रोसेसर है। क्या नाम है इसका? कोर टू डुओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है। क्या है? ये डुअल कोर प्रोसेसर। और ये किस कंपनी ने बनाया है? इंटेल कंपनी ने बनाया है। तो ये इसका डी, इसका आंसर हो गया कि कोर टू डुओ क्या चीज़ है? एक डुअल कोर प्रोसेसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एसएसडी क्या चीज़ होती है? एसएसडी, एसएसडी का अर्थ पूछा गया है, एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है एसएसडी की। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये ना बहुत तेज मेमोरी है, तेज मेमोरी है, ये अच्छी मेमोरी है। और ये मेमोरी जो होती है वो स्थाई मेमोरी होती है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव एक स्थाई मेमोरी है और ये एक नॉन वोलाटाइल भी है। कई तरह की मेमोरी होती है ना, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आंसर तो ये हो जाएगा सीधे सीधे सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका आंसर हो गया। अतिरिक्त जानकारी क्या दी कि यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये तेज़ गति से चलने वाली मेमोरी है और ये परमानेंट होती है, स्थायी होती है। ठीक है साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ आपको चीज़ें मिलानी है, मैचिंग का ये सवाल है। जैसे रैम, जीपीयू, एसएसडी और सीपीयू, ये मिलाने हैं। तो एसएसडी तो अभी हमने समझा सीधे सीधे, सॉलिड स्टेट ड्राइव तो ये हमने यहीं समझा है। तो ये एसएसडी थी ना, तो एसएसडी में हमने क्या समझा कि ये नॉन वोलाटाइल है, तेज है और स्थायी है। तो ये तो सीधे सीधे यहीं से मिला लेंगे हम कि एसएसडी की मैचिंग किससे हो जाएगी? एसएसडी की मैचिंग हो जाएगी, ये लिखा देखो, नॉन वोलाटाइल है और परमानेंट है, स्थायी है। तो ये सी तो आपका 4 से मैच हो गया सीधे सीधे, है ना। अभी आपको समझाया भी मैंने, तो सी का 4 हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट यानी स्थायी है। तो सी का 4 देखो ये लिखा, एक ही ऑप्शन में सी का 4 था, आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो कि अगर मैचिंग के सवाल आए और आपको मैच करने में एक दो भी आपके मैच हो गए तो काम हो जाएगा। तो ए तो इसका आंसर हो गया सीधे सीधे। एक्स्ट्रा नॉलेज अपन ले लेते हैं। जीपीयू क्या होता है? जो जीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म पहले समझो। उसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स, फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है जानना दोस्तों, बहुत आती है पेपर में। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट,
प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जीपीयू जो होगा वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होगा। अगर आप मैचिंग में आप देखोगे चारों तरफ निगाह डाल के, तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें ग्राफिक्स लिखा था, तो सीधे सीधे एक है, तीसरा हो जाएगा। ये ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ होती है। ग्राफिक्स और जो विजुअल्स होते हैं उनको डेडिकेट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, उसको कहते हैं जीपीयू, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का काम आपने समझ लिया। अगली चीज़ होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म आप जानते ही हो। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो सिंपल ही आप जानते भी होगे। जो रैम मेमोरी होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थाई। तो रैम सीधे सीधे कैसी हो जाएगी? एक अस्थाई मेमोरी हो जाएगी। बी का हो जाएगा पहला, टेम्परेरी मेमोरी हो जाती है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएसडी तो आपने अपना पूरा समझ ही लिया। अब बात कर रहे हैं सीपीयू की। सीपीयू एकदम क्या चीज़ की होती है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। लिख दूं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या काम करता है? इतनी नॉलेज तो आपको सिंपल है ही कि ये पूरे कंप्यूटर को एक तरीके से इम्प्लीमेंट कराता है, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट्स करता है, जितने भी डायरेक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो ये कंप्यूटर की का दिमाग होता है। तो ये डी का हो जाएगा। दूसरा आंसर तो पहले निकाल ही लिया था, ए इसका आंसर है। मैचिंग भी हो गई। सिंपल सवाल था ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर तगड़ा है। IPv4 और IPv6 को लेके ये सवाल है। पहले मैं समझा देता हूँ। देखो, आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, सुना है आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस को बनाने के लिए दो तरह के आईपी बनाए गए थे। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 क्या रख अपने अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। इसमें कुछ कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए नया IPv6 लाया गया। यानी इसका ये अपडेटेड वर्जन ये आ गया। समझ गए? जब कोई चीज़ आती है मार्केट में, मोबाइल आया, मोबाइल में कुछ कमियां निकली तो उसका अगला वर्जन आ गया। ऐसे ही होता है। IPv4 था, इसमें कुछ कमी ये थी कि ये कई तरह के आईपी एड्रेस बना नहीं पा रहा था। कई तरह के ऐसे आईपी एड्रेस थे जो IPv4 के माध्यम से बन नहीं पा रहे थे। तो इन कमियों को दूर करने के लिए नया एक IPv6 लेकर आया गया। समझ गए? ये एक IPv4 और IPv6 की आपने जानकारी समझी। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। सही बात है। ये इसको हटाने के लिए ये आया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। IPv6 को IPv4 की जगह लाया गया। अगला जो स्टेटमेंट है, कारण वो ये है, IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। यही तो आपको बताया ना कि जो IPv4 है वो पर्याप्त आईपी एड्रेस बना नहीं पा रहा था, उपलब्ध नहीं कर पा रहा था, इसीलिए IPv6 लाया गया। तो इसका मतलब हो गया कि कथन सही है और ये जो कारण दिया है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या वाला भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ओके, बोथ ए एंड आर राइट, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही हैं। ओके साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैचिंग करनी है KB GB वाली, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। पूरी मैचिंग समझा देता हूँ मैं आपको एक तरफ से। जो एक आपका एक बाइट होता है, एक बाइट वो 8 बिट्स के बराबर होता है। सारी चीज़ें आप एक साथ ही देख लो, ठीक है? एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। और जो एक KB होता है, एक किलो बाइट जो होगा वो होता है 1024 बाइट के बराबर। 1024 बाइट्स के बराबर, ये 1 किलो बाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे 1 MB, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो वो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। ठीक है? और अगर और आगे बढ़ोगे तो फिर आता है 1 GB। GB जो होता है वो होता है 1024 MB के बराबर। 1024 MB के यानी मेगाबाइट के बराबर। फिर आता है एक TB भी होता है, TB मतलब टेराबाइट। और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB के बराबर। और एक और इसके आगे होता है, उसको कहते हैं 1 PB, पेराबाइट। ठीक है? PB भी होता है जो होता है 1024 TB के बराबर। ओके,
तो ये पूरा का पूरा सिंपल सा रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर, 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर, 1 गीगाबाइट यानी जीबी होता है 1024 एमबी के बराबर, और 1 टेराबाइट होता है 1024 जीबी के बराबर, और 1 पेटाबाइट होता है 1024 टीबी के बराबर। तो ये सारी चीज़ें 1024 से लिंक हैं। आपको ये सिंपली याद भी हो रही हूँ, अभी तक हो भी चुकी होंगी। तो ये सारी चीज़ें बस वही किलोबाइट कितना, मेगाबाइट कितना इक्वल था, और आपको पूरी स्टोरी समझा दी है तो आपके समझ में आ भी जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ सवाल जो पूछा गया है दोस्तों वो डी रैम, रोम और एस रैम के बारे में पूछा गया है। डी रैम, रोम और एस रैम के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखो रोम तो आप जानते ही हो, ये जो रोम वाला सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बता भी रहा हूँ कि जो रोम होती है उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं आप इसको, रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो आप जानते हो, ये एक स्थायी मेमोरी है, परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल। परमानेंट को कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। परमानेंट का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल। तो रोम तो आपने ये समझी। अब अपन बात करेंगे डी रैम और एस रैम की। एक तो डी रैम के बारे में सवाल है और एक एस रैम के बारे में सवाल है। ये आपने रैम सुना होगा, रैम सुना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी के दो छोटे छोटे बेटे हैं, एक बेटे का नाम है डी रैम और एक बेटे का नाम है एस रैम। ये जो डी होती है, डी डी का मतलब होता है डायनामिक, डी का मतलब है डायनामिक, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस जो होती है इसका मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म भी समझ लिया आपने। ये जो आपकी एस रैम है, ये एस रैम है, एस से मतलब संभव, संभव तेज भी है कि नहीं। एस का मतलब ऐसे याद रखने के लिए समझो, संभव भैया तेज भी हैं, विश्वसनीय भी है, जो कंटेंट दे रहे हैं वो आपको पसंद भी आएगा तो विश्वसनीय है, लेकिन थोड़ा सा कोर्स महंगा हो जाता है तो महंगे भी है। मतलब जो मेमोरी है वो महंगी भी है, विश्वसनीय भी है और तेज भी है। तो ऐसे मेरा नाम एस से शुरू है तो एस से आप ये याद भी रख सकते हो। मैं सस्ता आदमी नहीं हूँ, थोड़ा सा महंगा आदमी हूँ। तो मतलब तेज है, विश्वसनीय है और महंगी मेमोरी होती है स्टैटिक वाली, यानी एस रैम जो मेमोरी है वो तेज भी होती है, एस रैम मेमोरी विश्वसनीय भी होती है मेमोरी, और लेकिन महंगी भी होती है। डी रैम जो है वो सस्ती मेमोरी है। इतनी आपने समझ ली बात। एक मेमोरी होती है जिसको कहते हैं दोस्तों कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। ये जो कैश मेमोरी होती है वो भी बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है, इसकी भी जो स्पीड होती है बहुत हाई स्पीड होती है, कैश मेमोरी भी हाई स्पीड है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने सारी समझ ली। अब अपन स्टेटमेंट देखेंगे जिससे आपका आंसर निकल आएगा। ओके साहब, और थोड़ी सी और जानकारी ले लो। ये जो डायनेमिक वाली मेमोरी है ना, इसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो रिफ्रेश कंप्यूटर में करना पड़ता है वो करना पड़ता है। तो जो डी रैम होती है डायनेमिक वाली मेमोरी, इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो एस रैम है संभव भैया वाली, वो तेज़ है, विश्वसनीय, महंगी है, लेकिन फिर आपने एक बार अगर ले ली तो बेटा बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको रिफ्रेश नहीं करना होगा। बस ये एक अंतर होता है डी रैम और एस रैम में, कि डी रैम मेमोरी को आपको रिफ्रेश नहीं करना, जबकि एस रैम मेमोरी को आपको रिफ्रेश नहीं करना है और डी रैम मेमोरी को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो लिखा है डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो अभी बताया डी रैम जो है उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, गलत पूछा गया है। दूसरा, जो रोम मेमोरी होती है वो स्थायी रूप से होती है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि देखो रोम जो मेमोरी है वो स्थायी है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही था और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पूछा गलत गया है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो एस रैम है वो तेज होती है लेकिन अधिक महंगी है। तो एस रैम तो तेज भी है, संभव वाली मेमोरी तेज भी है और महंगी भी है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इसका मतलब है चौथा स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ई भी तो होता है इसमें। चौथा ऑप्शन है कैश मेमोरी धीमी होती है और सस्ती होती है। तो भाई कैश मेमोरी धीमी नहीं होती, हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट इसका गलत था और गलत ही पूछा था, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। समझ गए ये सारी चीज़ें? धीरे धीरे समझो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है कि एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है, एक पीबी कितने के बराबर होता है। तो ये देखो मैंने आपको यहाँ समझाया भी है
कि एक पीबी 1024 टीबी के बराबर होता है, टीबी के बराबर। तो सवाल पूछा है पीबी कितने के बराबर है, 1024 टीबी के बराबर है। तो 1024 तो यहाँ लिखा ही था, कितने 1024 के बराबर होता है, तो 1024 टीबी के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1024 टीबी, टेराबाइट्स, ये लिखा है डी, टेराबाइट टीबी, ठीक है। तो एक जो पीबी है, पीबी जो है एक है, वो 1024 टीबी के बराबर होता है, काम खत्म। समझ गए, एक जो पीबी है पेटाबाइट है, वो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल की देखो, भाषाएं जो होती हैं कंप्यूटर की वो थोड़ी टफ होती हैं। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी वो टेक्नोलॉजी है, कौन सी वो तकनीक है जो रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। इसका मतलब ये पूछा गया है कि कोई एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है और हार्ड ड्राइव का यूज़ करने के लिए अनुमति दे देती है। सवाल का मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी मेमोरी है कि अगर मान लो रैम कम पड़ जाए, जैसे मान लो रैम कम पड़ गई और उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो रैम तो कम पड़ गई है, तो रैम की जगह हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देगी, हार्ड ड्राइव के उपयोग करने की अनुमति दे देगी अगर रैम को बढ़ाना पड़ता है तो। और ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं दोस्तों पेजिंग। क्या कहते हैं, पेजिंग। पेजिंग का मतलब होता है कि साहब पेज कम पड़ गए, आप हार्ड ड्राइव वाले पेज का इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब है पेजिंग, इसका आंसर हो गया। पेजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि साहब पेज कम पड़ गए रैम के पेज कम बढ़ गए, रैम के पेज को बढ़ाने के लिए हम हार्ड ड्राइव के पेजों का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेजिंग। समझ गए, पेजिंग क्या हो गया, रैम कम पड़ रही है, रैम को बढ़ाने के लिए हम हार्ड ड्राइव की मेमोरी का उपयोग कर लेंगे। ओके साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल जो है वो एसएसडी को लेके फिर आ गया। एसएसडी तो अभी कराया मैंने, सॉलिड स्टेट ड्राइव थोड़ी देर पहले ही कराया है। ये देखो मैंने कराया भी है, एसएसडी आया था, देखो 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 कहाँ है एसएसडी, ये गई एसएसडी था ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये तेज होती है, तेज और स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल है, तेज मेमोरी होती है ये, ठीक है। तो यही सिंपल इसका सवाल है। ये देखो आप, पूछा गया है कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो पारंपरिक यानी पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से किस तरह से ज़्यादा अधिक उपयुक्त है। क्योंकि ये भैया तेज है, सीधी सीधी बात है, ये तेज है, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस करती है फास्ट डाटा, तेज है ना, तेज डेटा अभिगम वेग है इसका, स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए एसडीडी आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है। सीधे सीधे तेज इसका डेटा है, इसलिए काम हो जाता है। आंसर हो गया ए इसका। सवाल सिंपल है, आप टेंशन मत लो। सिंपल का मतलब ऐसे नहीं, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपको एकदम बहुत काम आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से पीवाईक्यू को भी हमने, सारे पीवाईक्यू को भी शामिल किया है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कंपनी है जिसको कहते हैं आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके द्वारा 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क बनाई गई थी। कितने इंच की, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जैसे आपकी सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, उसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क होती है। तो वो बनाई थी आईबीएम कंपनी ने 3.5 इंच की। और ये पूछा जा रहा है कि ये जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है वो कितने डेटा कलेक्ट कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। और वो कर सकती है दोस्तों 1.44 MB। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 1.44 तो इसमें भी था, 1.44 इसमें भी है, लेकिन ये जीबी है जो कि गलत है। 3.5 इंच की भैया है ना, सिर्फ 3.5 इंच की है, इसीलिए 1.44 मेगाबाइट डेटा ही कलेक्ट कर सकती है। डी इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम थोड़ा सा आईबीएम के बारे में जान लेते हैं। आईबीएम के बारे में, जो आपका आईबीएम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिजनेस मशीन, थोड़ा सा जान लिया करो चीज़ों के बारे में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 में ये हुई थी। आईबीएम की जो स्थापना हुई है वो 1911 में हुई है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, आईबीएम का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका, आरमोंक में। आरमोंक नाम की एक सिटी है, कहाँ पर, अमेरिका में, यूएसए में, न्यूयॉर्क के पास। जो न्यूयॉर्क सिटी आपने सुनी होगी, उसके पास एक मोहल्ला है, उसको कहते हैं आरमोंक। तो आरमोंक में
IBM का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और इसको इंटरनेशनल जो बिजनेस मशीन है ना, इस वाली कंपनी को हम बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। बिग ब्लू भी इसे कहा जाता है, बिग ब्लू। तो बिग ब्लू भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को कहते हैं, बहुत फेमस नाम है बिग ब्लू। और इंटरनेशनल बिजनेस जो मशीन है, इसकी स्थापना 1911 में हुई है, लेकिन इसको 1924 में अपनाया गया था। 1924 में इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया है? 1924 में। IBM को, जिसे बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1911 में हुई, लेकिन इसे 1924 में अपनाया गया था। ये जो IBM है, इसका पहला पर्सनल कंप्यूटर कब आया? 1981 में। यानी 1911 में IBM स्थापित हुआ, 1924 में इसे अपनाया गया। और IBM का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर आया, PC आया, वो आया कब? 1981 में। ओके, सारी जानकारी आपको एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ। जब 1911 में दोस्तों ये IBM बनी थी ना, IBM बनी थी, तो इसको एक और पुराना नाम था इसका। यानी 1911 में IBM बनी, 1911 में जो IBM थी, इसका जो नाम था वो क्या था? उसका नाम था दोस्तों CTR। CTR, CTR का मतलब हो गया, जो इसकी फुल फॉर्म हो गई, वो हो गई कंप्यूटिंग। मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़े इंग्लिश मेरी वीक है, मैं बोल नहीं पाता, लिख तो दूंगा। कंप्यूटिंग टेब्यूलेटिंग कंप्यूटिंग टेब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग, ये इस कंपनी का नाम था। IBM का जो पुराना नाम था IBM का 1911 में, वो था CTR। CTR ही कहते थे, फुल फॉर्म लिखवा दिया मैंने, कंप्यूटिंग टेब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग, ये कंपनी का नाम हुआ करता था। और ये जो CTR कंपनी बनाई थी, वो बनाई किसने? यानी IBM के जो संस्थापक माने जाएंगे, वो कौन हो गए? तो उनका नाम था दोस्तों चार्ल्स रनलेट। मैं लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स रनलेट, RANLET और फ्लिंट। ये एक ही व्यक्ति है, जिसको मतलब एक ही व्यक्ति का नाम है बड़ा सा, चार्ल्स रनलेट फ्लिंट। इन्होंने 1911 में IBM की स्थापना करी, जिसे तब CTR कहा जाता था, यानी कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कहा जाता था। और CTR के जो संस्थापक हो गए, वो हो गए चार्ल्स रनलेट फ्लिंट के नाम से। ओके, 1924 में ये नाम बदला गया। जो नाम पड़ा था IBM, वो कब पड़ गया? 1924 में। इसीलिए कहा जाता है कि IBM को 1924 में अपनाया गया, क्योंकि इसका क्या हुआ था? नाम क्या था? CTR से क्या हो गया था? IBM हो गया था। कब? 1924 में। ओके, IBM कंपनी ने एक पूरी दुनिया का विश्वास जीता, एक ट्रस्ट डेवलप किया कंप्यूटर के सेक्टर में। इसीलिए चार्ल्स जो फ्लिंट थे, क्योंकि इन्होंने IBM कंपनी बनाई और इसी कंपनी ने कंप्यूटर की दुनिया में अपना ट्रस्ट जीता, इसीलिए इस व्यक्ति को, जो आप देख रहे हो, चार्ल्स रनेट फ्लिंट को, इन्हें फादर ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। फादर ऑफ ट्रस्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो कंप्यूटर के सेक्टर में अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ट्रस्ट कौन है, तो चार्ल्स रनेट फ्लिंट हो गए। ओके साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब ये फ्लिंट साहब थोड़े से बूढ़े से होने लग गए और इन्होंने अपना काम मतलब थोड़ा एज होने लग गई, तो IBM कंपनी का जो विस्तार किया, जो आगे चल के फ्यूचर में जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो नाम है दोस्तों थॉमस वॉटसन का। ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये काम भी आएंगी। यानी IBM में जगह कम पड़ जाती है, इसके लिए एक्स्ट्रा पेज लगवाया करूँगा मैं। IBM जो है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका मानी जाती है, वो मानी जाती है थॉमस वॉटसन की भी। थॉमस वॉटसन, क्योंकि CTR तो बना दिया था इन्होंने, फ्लिंट साहब ने CTR बनाया, जिन्हें फादर ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्लिंट साहब उम्र दराज होते चले गए और अपनी जिम्मेदारी के लिए कोई इन्होंने कंधा ढूंढा, तो वो कंधा ढूंढा थॉमस वॉटसन का। तो IBM से दो नाम ज़रूरी हैं, एक है फ्लिंट साहब का और एक वॉटसन साहब का। ओके, इस तरह से दोस्तों आपने IBM की सारी जानकारी देखी, समझी। और इसके साथ में अब अपन बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह पूछा गया है सेम कि SSD जो होता है, वो क्यों प्राथमिकता उसे दी जाती है। दो तरह की होती हैं, एक होती है HDD, एक होती है SSD। तो HDD होती है पुरानी, जैसे पुराने ज़माने में चलती थी हार्ड डिस्क ड्राइव, और नई चल रही है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो SSD को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी स्पीड तेज है भाई, इसलिए दी जा रही है।
SSD की स्पीड तेज है ना, इसलिए दी जा रही है। तो ये फास्टर एंड फास्टर है, तेज है और बिजली भी बचाती है, बिजली कुशल संचालन भी करती है और तेज भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। सिंपल है, SSD इसलिए यूज हो रही है क्योंकि ये फास्टर है, तेज है भाई। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल पूछा गया है। सवाल ये है कि जब कोई CPU होता है, CPU वो कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है। मतलब ये सवाल पूछा गया कि जैसे मान लो ये कुछ CPU है, उसे कैश मेमोरी के डेटा का यूज़ करना है। एक कैश मेमोरी हो गई, ठीक है, एक हो गया CPU। सवाल समझ लिया तो आधा काम हो गया। एक होता है CPU, एक होती है कैश मेमोरी। अब ये सवाल लिखा है कि CPU जो है वो कैश मेमोरी में डेटा का यूज़ करना चाहता है। जो CPU है वो कैश मेमोरी के डेटा का यूज़ करना चाहेगा तो क्या होगा। अब समझो क्या होगा भाई। जब CPU इस्तेमाल करना चाह रहा है कैश मेमोरी का डेटा, तो कैश मेमोरी से सारा डेटा धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाएगा CPU की तरफ, स्थानांतरण हो जाएगा डेटा का, स्थानांतरित हो जाएगा डेटा कहाँ पे, CPU की तरफ। कैश मेमोरी का डेटा CPU में चला जाएगा क्योंकि CPU को मांग रहा था। और ये जब डेटा जा रहा है ना इधर की तरफ, इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों हिट, HIT, हिट कहा जाता है। ओके, यानी जब CPU को कैश मेमोरी से डेटा चाहिए था तो कैश मेमोरी ने डेटा अपना CPU को दे दिया और ये पूरा प्रोसेस कहलाया HIT, हिट। ओके साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो, डेटा को कैश मेमोरी से CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। ओके, यही समझा दिया ना। कैश मेमोरी से क्या हुआ, डेटा स्थानांतरित हो गया और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, हिट कहलाया, हिट के रूप में जाना जाता है। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिर्फ भाषा कठिन है और कुछ भी कठिन नहीं है। बहुकार्यन तंत्र देख के हालत खराब हो गई होगी। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम। थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा सही रहती है ना कहीं कहीं। तो किसी मल्टीटास्किंग सिस्टम में, बहुकार्यन तंत्र मतलब मल्टीटास्किंग सिस्टम में, किस प्रकार के रैम, किस चीज़ को रैम की एक निश्चित मात्रा है। मतलब क्या चीज़ एक रैम की निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी यानी टेम्परेरी तौर पर आवंटित किया जाता है। क्यों आवंटित किया जाता है? ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके, मैन्युपुलेट कर सके। भाई सवाल तो बहुत तगड़ा है, भाषा बहुत सरल है, कठिन है। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ जाओगे। सवाल ये है कि क्या चीज़, वो ऐसी क्या चीज़ है जो रैम की एक निश्चित मात्रा टेम्परेरी इस्तेमाल कर रही है। मतलब कौन सी चीज़ रैम की कुछ मेमोरी को टेम्परेरी इस्तेमाल कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि जो CPU है हमारा, CPU है वो जब भी कोई डेटा किसी भी डिवाइस में ट्रांसफ़र करे तो वो डेटा को चेक कर सके कि ये डेटा सही है कि नहीं। और इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको कहते हैं बफर। क्या कहते हैं? बफर। तो इसका आंसर हो गया। यानी बफर एक तरह का एक टर्म है। जो बफर होता है वो चेक करता है कि रैम की एक निश्चित मात्रा जो कि टेम्परेरी रूप से आवंटित कर रहा है, और CPU एक चेक कर रहा है कि हम जब भी डेटा स्थानांतरित करेंगे तो हम डेटा को पहले प्रकलित यानी मैन्युपुलेट कर लेंगे। प्रकलन का मतलब होता है मैन्युपुलेट करना। ओके, तो उसको कहते हैं दोस्तों बफर। क्या कहते हैं? बफर। बफर समझ गए? रैम को ये चेक कर रहा है भाई, बफर के माध्यम से CPU चेक कर लेता है कि डेटा जो स्थानांतरण हो रहा है वो मैन्युपुलेशन से हो जाए, अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बफर। ओके साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तगड़े तगड़े सवाल है। अगला सवाल ये है कि वह कौन सा नियम है, क्या चीज़, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की जो गति होगी, प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर की जो गति होगी, वो हर प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। ये भी एक नियम दिया गया था। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दोस्तों गार्डन मूर। गार्डन मूर कौन थे? ये इंटेल कंपनी आपने सुनी होगी ना, इंटेल, इसके ये फाउंडर थे। इंटेल कंपनी के फाउंडर थे गार्डन मूर। और गार्डन मूर ने ये बताया था कि कोई भी प्रोसेसर होगा उसकी जो शक्ति है, पावर है, स्पीड है, वो हर साल कैसी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी।
कैसी हो जाएगी? दोगुनी। तो ये पूछा है प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर, सॉरी हर साल नहीं, प्रत्येक 2 साल में, हर 2 साल में, हर 2 साल पर कैसी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। प्रत्येक 2 वर्ष पे दोगुनी हो रही है और ये नियम दिया था गार्डनर मूर ने, जो कि इंटेल कंपनी के संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर का नियम, ये ना गार्डनर मूर, तो ये मूर का नियम हो गया। इस तरह से दोस्तों आपने आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी समझी। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों कि जो वाईफाई होती है आपके घरों में लगा होगा, लाइब्रेरी में लगा होगा, इस वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है और इसके आविष्कार इसका किसने किया था? ये दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है और वाईफाई का आविष्कार किसने किया। क्लास अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और परमानेंट बैठेंगी। ठीक है साहब? और इसकी पीडीएफ तो हम टेलीग्राम अपने चैनल पे दे ही रहे हैं, आप देखते रहिए, डाउनलोड करके पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के रिवीजन भी कर सकते हैं। शुक्रिया।